Today's topic of discussion is बेसिक ओवरव्यू ऑफ इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस। इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस ऐसे हेमरेजेस जो क्रेनियल कैविटी के अंदर होकर उसको बोलेंगे इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस। द हेमरेजेस विच इज इनसाइड द क्रेनियल कैविटी आर कॉल्ड इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस। इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस चार वैरायटी के होते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज, सब ड्यूरल हेमरेज, सब अरेक्नॉइड हेमरेज और चौथा होगा सेरेब्रल हेमरेज होगा। इसके बाद हमने देखना इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस इन द इन्फेंट। तो सबसे पहले इंट्राक्रेनियल हेमरेज की पहले एग्जाम जो है एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज को हम बोल सकते हैं एपिड्यूरल हेमरेज। एपिड्यूरल हेमरेज क्योंकि इसने ड्यूरा से बाहर होना है, स्पेसिफिकली इसकी मेनिंजियल लेयर और एंडोस्टियल लेयर इसके दरमियान में। इसका कॉज होगा डैमेज टू एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी। तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज का कॉज होगा एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी की डैमेज। दूसरा सब ड्यूरल हेमरेज, उसका कॉज होगा लीजन ऑफ या टेयरिंग ऑफ या लेसिरेशन ऑफ सुपीरियर सेरिब्रल वेन एट द पॉइंट ऑफ एंट्रेंस इनटू सुपीरियर सैजिटल साइनस। जब सुपीरियर सैजिटल साइनस के अंदर सुपीरियर सेरिब्रल वेन खत्म हो रही है तो फिर इसका डैमेज हो जाना, तो हमें सबड्यूरल हेमरेज देखने को मिलता है। तीसरा कंडीशन है सबरेक्नॉइड हेमरेज। सबरेक्नॉइड हेमरेज इसका काज होगा कॉन्जेनिटल एनोरिज्म ऑन सर्कल ऑफ विलियस। इसका रप्चर हो जाना या फिर कोई एंजियोमा होना, कोई ट्यूमर होना ब्लड वेसल्स का, तब जो हेमरेज हमें देखने को मिलेगा उसको बोलेगा सबरेक्नॉइड हेमरेज। चौथा टाइप है सेरिब्रल हेमरेज। सेरिब्रल हेमरेज का कॉज होगा रप्चर ऑफ लेंटिकुलोस्ट्राइड आर्टरी। लेंटिकुलोस्ट्राइड आर्टरी मिडल सेरिब्रल आर्टरी की ब्रांच होती है जिसने सप्लाई करना है इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिम्ब को। स्पेसिफिकली वहाँ पे कॉर्टिकोबल्बर और कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स होते हैं, इनको सप्लाई करना होता है। अगर ये डैमेज हो गया तो हमें कॉन्ट्रोलैटरल साइड के ऊपर हेमिप्लीजिया देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से पेशेंट कॉन्शियसनेस को लॉस कर देगा, पैरालिसिस एविडेंट देखने को मिलेगा। तो सेरिब्रल हेमरेज का कॉज और इसका इफेक्ट हमने देखना। तो सेरिब्रल हेमरेज का कॉज होगा रप्चर ऑफ लेंटिकुलोस्ट्राइड आर्टरी। लेंटिकुलोस्ट्राइड आर्टरी मिडल सेरिब्रल आर्टरी की ब्रांच होती है और ये हेमरेज कॉर्टिकोबल्बर और कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स को डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से हमें कॉन्ट्रालैटरल हाफ ऑफ द बॉडी पर पैरालिसिस देखने को मिलेगा, स्पास्टिक पैरालिसिस। अब है इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस इन द इन्फेंट। इन्फेंट में इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस कब होंगे? ये बर्थ के अंदर होते हैं और ये इसका मेन कॉज ये होगा कि अगर हेड की मोल्डिंग ज़्यादा होती है, एक्सेसिव मोल्डिंग हो जाती है। मोल्डिंग में बताया था कि फ्रंटल बोन फ्लैट हो जाती है, ऑक्सीपिटल बोन आउट हो जाती है, बाहर की तरफ निकल आती है, जबकि पैराइटल बोन ओवर राइट कर जाती है, तब जो ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है उसको बोलते हैं इंट्राक्रेनियल हेमरेज। इंट्राक्रेनियल हेमरेज का मेन कॉज होगा एक्सेसिव मोल्डिंग ऑफ हेड। एक्सेसिव मोल्डिंग किस वजह से होगी? एंटीरो पोस्टीरियर कंप्रेशन ऑफ हेड की वजह से। यानी अगर एंटीरो पोस्टीरियर कंप्रेशन हेड की ज़्यादा होती है, सीवियर होती है, तो वो फास्ट सेरिब्राई को टेंटोरियम सेरिब्लाई से सेपरेट कर देगी, क्योंकि फास्ट सेरिब्राई की एंटीरियर अटैचमेंट होती है टेंटोरियम सेरिब्लाई। फास्ट सेरिब्राई ये वर्टिकल ड्यूरल मैटर फोल्ड है, जबकि टेंटोरियम सेरिब्लाई ये हॉरिजॉन्टल फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर है। तो हॉरिजॉन्टल फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर वर्टिकल फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर से सेपरेट हो जाएगा। अगर ये सेपरेट हो गया तो यहाँ पर हमें तीन वेन्स होगी, ग्रेट सेरिब्रल वेन, स्ट्रेट साइनस और इंफीरियर सैजिटल साइनस। इनमें हेमरेज देखने को मिलेगा। तो ब्लीडिंग इन तीन वेन से होगी। असल में ग्रेट सेरिब्रल वेन और इंफीरियर सैजिटल साइनस इन दोनों ने मिलकर बनाना है स्ट्रेट साइनस। तो इन दोनों ने मिलकर बनाना है स्ट्रेट साइनस। स्ट्रेट साइनस से ही असल में ब्लीडिंग होती है। तो ये हो गया इंट्राक्रेनियल हेमरेज इन द इन्फेंट। अब हम देख लेते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज को। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज ऐसा हेमरेज जो एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी की वजह से होगा, उसको बोले कि एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। तो KLM से भी हम देख सकते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज को। तो यहाँ पे लिखा होगा एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज को एपिड्यूरल हेमरेज भी बोलते हैं। ये आर्टीरियल इन ओरिजिन होगा, इसका मेन कॉज होगा मिडल मेनिंजियल आर्टरी। स्पेसिफिकली इसकी एंटीरियर डिवीजन होती है जो कि एक्सटर्नल पेरिओस्टियल लेयर और कैलवेरिया के दरमियान में होती है। जो एक्स्ट्रा वेजेटेड ब्लड होगा यानी हिमाटोमा बनेगा, इन्हीं दो लेयर्स के दरमियान में बनेगा। वो ड्यूरो को स्टिप कर देगा, चिपका देगा क्रेनियम के साथ। इसका मेन कॉज होगा हार्ड ब्लो टू द हेड, स्पेसिफिकली टीरोइन के लेवल पर। इसकी वजह से ब्रीफ कंकशन देखने को मिलेगी। कंकशन का मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ड्राउजीनेस, कोमा देखने को मिलेगा। इसके साथ ब्रेन की कंप्रेशन बढ़ती रहेगी जैसे जैसे हीमाटोमा का साइज बढ़ेगा। तो ये तो हो गया। अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से पेरीसेंट्रल गायरस को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रालैटरल स्पास्टिक पैरालिसिस देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्चर होगा सबड्यूरल हेमरेज। सबड्यूरल हेमरेज का मेन कॉज होगा सुपीरियर सेरिब्रल वेन। जब इसने सुपीरियर सैजिटल साइनस के अंदर खत्म होना होगा तब इसका ट्रेयर हमें देखने को मिले, तो फिर इस हेमरेज को बोलते हैं सबड्यूरल हेमरेज। ये हेमरेज मिडल मेनिंजियल हेमरेज से ज़्यादा कॉमन होता है। इसकी हमें दो फॉर्म्स देखने को मिलती है, एक्यूट फॉर्म और क्रॉनिक फॉर्म। क्रॉनिक फॉर्म का मतलब साइन सेप्टम काफ़ी देर बाद अपीयर हो गए। एक्यूट फॉर्म का मतलब साइन सेप्टम्स काफ़ी जल्दी अपीयर हो जाएंगे। एक्यूट फॉर्म कब अपीयर होगा? जब पेशेंट वॉमिट स्टार्ट करेगा, तब वीनस प्रेशर अचानक से राइज हो जाएगा, क्योंकि इंट्राथोरेसिक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो गया। एब्डोमिनल मसल की कॉन्ट्रैक्शन और डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इंट्राथोरेसिक प्रेशर ज़्यादा हो गया। जब इंट्राथोरेसिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो वेनस प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। वेनस प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ब्लड क्लॉटिंग की फॉर्मेशन ज़्यादा तेज़ी से बनना शुरू हो जाएगी और हमें एक्यूट सेप्टम देखने को मिलेगी। लेकिन क्रॉनिक फॉर्म के अंदर ब्लड क्लॉट आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करता गया, तब ये जाके किसी न किसी स्ट्रक्चर को कंप्रेस करेगा, तब हमें साइन सेप्टम देखने को मिलेंगे। तो एक्यूट फॉर्म वॉमिटिंग में देखने को मिलेगी, क्रॉनिक फॉर्म बगैर वॉमिटिंग के।
सबरेक्नाइड हेमरेज इसका मेन कॉज होगा सर्कल ऑफ विलस, इसका डैमेज हो जाना, इसके कॉन्जेनिटल एनोरिज्म, स्पेसिफिकली एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में ज़्यादा एनोरिज्म होता है। अगर इसका रप्चर हो गया तब हमें सबरेक्नाइड हेमरेज देखने को मिलेगा। इसकी वजह से हेडेक देखने को मिलेगा, स्टिफनेस ऑफ नेक, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसको डायग्नोस करने के लिए लंबर पंक्चर करते हैं। लंबर पंक्चर में CSF ऑब्टेन करेगी। अगर CSF के अंदर ब्लड होगा तो इसका मतलब सबरेक्नाइड हेमरेज हो चुका है, क्योंकि सबरेक्नाइड स्पेस के अंदर CSF होता है और सबरेक्नाइड हेमरेज में CSF के अंदर ब्लड क्लॉट करना शुरू हो जाएगी। ये था इंट्राक्रैनियल हेमरेजेस। कुछ और क्लिनिकल्स को देख लेते हैं। लेप्टोमेनिंजाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ लेप्टोमेनिंजिस। लेप्टोमेनिंजिस में अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर आती है। किसी न किसी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से लेप्टोमेनिंजाइटिस देखने को मिल सकता है। जो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ये सब अरेक्नोइड स्पेस में देखने को मिलती है और अरेक्नोइड पाया मैटर में देखने को मिलती है, क्योंकि अरेक्नोइड और पाया के दरमियान सब अरेक्नोइड स्पेस और दोनों ड्यूरा मैटर की, दोनों मेनिंजीज की इन्फ्लेमेशन, तो इसको बोलते हैं लेप्टोमेनिंजाइटिस। अब जो बैक्टीरिया जिसने लेप्टोमेनिंजाइटिस कॉज किया, इन्फ्लेमेशन ऑफ अरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर और सब अरेक्नोइड स्पेस, वो तो ब्लड से भी आ सकता है। अगर वो ब्लड से आए तो उसको बोलेंगे सेप्टोसीमिया या ब्लड पॉइजनिंग, या फिर वो हार्ट के इन्फेक्शन, लंग्स के इन्फेक्शन या फिर दूसरे विसरा के इन्फेक्शन की वजह से आ सकता है। तो पहला रूट हो गया ब्लड, दूसरा हो गया विसरा, हार्ट, लंग्स और अदर विसरा। तीसरा ये हो सकता है कि वो सब अरेक्नोइड स्पेस से आए कंपाउंड क्रेनियल फ्रैक्चर के बाद। कंपाउंड क्रेनियल फ्रैक्चर के बाद सब अरेक्नोइड स्पेस के जरिए बैक्टीरिया यहाँ पे ट्रैवल करते हुए आए। ठीक हो गया। और लास्ट में हमें ये देखने को मिल सकता है कि एक्यूट पुरुलेंट मेनिंजाइटिस। एक्यूट का मतलब साइन सिम्टम जल्दी अपीयर होगी, पुरुलेंट का मतलब पस फॉर्मिंग, मेनिंजाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजीज। तो ये किसी भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। ये जैसे मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरिया का नाम लिखा हुआ है कॉजेटिव बैक्टीरिया। तो इस बैक्टीरिया की स्ट्रेन से मेनिंजाइटिस हो सकता है। अब हम बात करते हैं डुअल ओरिजिन ऑफ हेडेक कि हेडेक या ड्यूरल ओरिजिन क्या होते हैं। जो क्रेनियल ड्यूरा मैटर है वो सेंसिटिव होता है पेन के, स्पेसिफिकली जब वो रिलेटेड होता है ड्यूरल वेनस साइनसिस से और मेनिंजियल आर्टरी से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रिलेटेड टू ड्यूरल वेनस साइनसिस एंड मेनिंजियल आर्टरीज। इसकी वजह से अगर आर्टरीज पुल करती है क्रेनियल बेस पर या वेन्स पर तो वो ड्यूरा को स्ट्रेच करेगी। अगर ड्यूरा को स्ट्रेचिंग होगी तो पेन हमें देखने को मिलेगा, और ये पेन फोरहेड यानी स्काल्प की सरफेस के ऊपर एफर्ट कर देगा। तो फिर ऐसे पेन को बोलेंगे हेडेक। तो हेडेक ड्यूरल ओरिजिन का होता है, डुअल नहीं था, ड्यूरल था। तो ये ड्यूरल ओरिजिन का होता है, मतलब ड्यूरा की इरिटेशन की वजह से हो सकता है। और ये इरिटेशन लंबर स्पाइनल पंक्चर के बाद भी देखने को मिल सकती है। लंबर स्पाइनल पंक्चर। तो हेडेक का मेन कॉज ये होगा कि स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व फाइबर इन ड्यूरा। लंबर पंक्चर में कैसे हेडेक देखने को मिल सकता है, जब CSF को अचानक रिमूव करेंगे तो फिर ब्रेन ग्रेविटी की वजह से नीचे आने की कोशिश करेगा, फिर वो ड्यूरा मैटर को स्ट्रेच करेगा, स्पेसिफिकली ड्यूरा मैटर जो बेस ऑफ क्रेनियम भी होती है, तो फिर हेडेक हमें देखने को मिलता है। तो फिर ऐसे पेशेंट जिनके अंदर CSF पंक्चर या लंबर पंक्चर परफॉर्म किया जा रहा है तो अपने हेड को डाउन रखे होते हैं, हेड को डाउन ठीक हो गया, ताकि ड्यूरा के ऊपर कम से कम पुल आए। जब ड्यूरा के ऊपर कम से कम पुल आएगा तो इसकी वजह से हेडेक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। अब देख लेते हैं फ्रैक्चर ऑफ क्रेनियल बेस। अगर क्रेनियल बेस का फ्रैक्चर होता है तो फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी रप्चर हो जाएगी, और अगर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी रप्चर होगी तो फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बना लेगी कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस तो एक वेन है और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एक आर्टरी है, तो फिर एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन देखने को मिलेगी आर्टरी के दरमियान और वेन के दरमियान। इसको बोला कि आर्टरियो वेनस फिस्टुला। आर्टरियो वेनस फिस्टुला कैवर्नस साइनस के अंदर ही बनेगा। जो आर्टीरियल ब्लड है इसके अंदर ज़्यादा प्रेशर होता है तो फिर कैवर्नस साइनस के अंदर जाएगा, कैवर्नस साइनस की इनलार्जमेंट हो जाएगी। कैवर्नस साइनस की इनलार्जमेंट हो जाएगी तो फिर ब्लड वापस रिट्रोग्रेड मूव करेगा, यानी इसके ट्रिब्यूटरीज में मूव करेगा, स्पेसिफिकली ऑप्थेल्मिक वेन में। जब ऑप्थेल्मिक वेन की कंजेशन देखने को मिलती है तो फिर आई बाल प्रोट्रूड हो जाएगी, इसको बोलेंगे एक्सोथाल्मोस। तो पहली चीज़ एक्सोथाल्मोस देखने को मिलेगी, दूसरा कंजक्टिवा भी इनगॉल्ज हो जाएगा। इसको बोलते हैं कीमोसिस। तो कीमोसिस का मतलब इनलार्जमेंट ऑफ कंजक्टिवा ड्यू टू कंजेशन ऑफ ऑप्थेल्मिक वेन। और ऑप्थेल्मिक वेन का कंजेशन क्यों हुआ, क्योंकि कैवर्नस साइनस का इनलार्जमेंट हुई। कैवर्नस साइनस की इनलार्जमेंट क्यों होगी, क्योंकि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बना ली। उस एबनॉर्मल कम्युनिकेशन को बोलते हैं आर्टरियो वीनस फिस्टुला। अब जो आई बाल जो प्रोट्रूड था वो रेडियल पल्स के साथ सिंक्रोनी रखेगा, इस बॉल को बोलते हैं पल्सेटिंग एक्सोथाल्मोस। क्यों रखेगा, क्योंकि जब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है रेडियल आर्टरी भी साथ पल्सेटाइल करेगी, तब हमें प्रेशर इसके अंदर भी देखने को मिलेगा आई बाल पर। मतलब आई बाल हर पल्स के बाद बाहर की तरफ बल्ज होती रहेगी, वापस जाएगी, बल्ज होती रहेगी, वापस होती रहेगी। इस अल्टरनेटिंग साइकिल को बोलते हैं पल्सेटिंग एक्सोथाल्मोस। और जो कैवर्नस साइनस के अंदर तीसरी, चौथी, पाँचवीं की पहली, पाँचवीं की दूसरी होती है, लैटरल वाल में एक छठी होती है इसके मीडियल वाल में। तो फिर ये नर्व्स भी डैमेज हो सकती है जब कैवर्नस साइनस इनलार्ज होती है। तो ये हमने फ्रैक्चर ऑफ क्रेनियल बेस हो गया। तो ये कब होगा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कब डैमेज होगी, फ्रैक्चर ऑफ क्रेनियल बेस की वजह से।
इसके बाद है मेटास्टेसिस ऑफ ट्यूमर सेल्स टू ड्यूरल वीनस साइनसेस। जो बेजिलर और ऑक्सीपिटल साइनसेस होते हैं ये कम्युनिकेट करते हैं किसके साथ, इंटरनल वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस के साथ। यानी ड्यूरल वीनस साइनसेस किससे कम्युनिकेट कर रही है, इंटरनल वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस से, और ये कम्युनिकेट करती है फोरामिन मैग्नम के जरिए। और चूंकि वीनस चैनल्स वाल्वलेस होते हैं, वाल्वलेस का मतलब किसी यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो नहीं होगा बल्कि बाई डायरेक्शनल हो सकता है। मतलब अगर थोरैक्स के अंदर थोरैक्स की कंप्रेशन, एब्डोमेन की कंप्रेशन या पेल्विस की कंप्रेशन होती है हैवी कफिंग या स्ट्रेनिंग की वजह से, तो वो फोर्स वीनस ब्लड को पुश कर देगी इंटरनल वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस के अंदर। और अगर इंटरनल वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस के अंदर ब्लड पुश हो गया तो वो ड्यूरल वीनस साइनसिस में चला जाएगा। ड्यूरल वीनस साइनसिस में मतलब पस जो या एब्सेस होती है इन रीजन में वो वर्टिब्रा तक फैल सकती है और ब्रेन में फैल सकती है। तो पर ये मैकेनिज्म होगा। मैकेनिज्म कैसे होगा, पस कैसे फैलेगी, अगर थोरैक्स की कंप्रेशन होती है, एब्डोमेन की कंप्रेशन होती है, पेल्विस की कंप्रेशन होती है, जैसे हैवी कफिंग में स्ट्रेनिंग में की वजह से वीनस ब्लड इंटरनल वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस के अंदर ज़्यादा चला जाएगा, वहाँ से जाएगा ऑक्सीपिटल साइनसिस और बेसिलर साइनसिस, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन काज करवा देगा। इसके बाद है ओक्लूजन ऑफ सेरिब्रल वेन एंड ड्यूरल वेनस साइनसिस। जो सेरिब्रल वेन की ओक्लूजन और ड्यूरल वेनस साइनसिस, इनकी ओक्लूजन कराने के लिए थ्रोम्बस बनाना पड़ेगा। एज अ थ्रोम्बस जो मूव कर सकता है उसको बोलेंगे इम्बोलस। तो थ्रोम्बस की वजह से हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मतलब होता है वीनस इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ वीनस वाल इसका थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। और तीसरा ये हो सकता है ट्यूमर। जो ट्यूमर अगर मेनिंजीस का हो तो उसको बोलेंगे मेनिंजियोमास, मेनिंजियोमास। और ड्यूरल वेनस साइनसिस जो जिनके थ्रोम्बोसिस सबसे ज़्यादा होती है वो है ट्रांसवर्स साइनस, कैवर्नस साइनस और सुपीरियर सैजिटल साइनस। तो उसको याद करने का तरीका TCS हो जाएगा, ट्रांसवर्स साइनस, कैवर्नस साइनस और सुपीरियर सैजिटल साइनस। अब फेशियल वेन एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन लाती है कैवर्नस साइनस के साथ, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के जरिए। यानी सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन फेशियल वेन को जोड़ती है कैवर्नस साइनस। तो कैवर्नस साइनस का थ्रोम्बोसिस इस वजह से भी हो सकता है कि ऑर्बिट वाले एरिया में इन्फेक्शन हो, नेजल साइनसिस में इन्फेक्शन हो या फिर सुपीरियर पार्ट ऑफ नोज में हो। इस एरिया को बोलते हैं डेंजर ट्रायंगल ऑफ फेस, डेंजर ट्रायंगल ऑफ फेस। तो इन्फेक्शन ऑर्बिट के अंदर, नेजल साइनसिस के अंदर या सुपीरियर पार्ट ऑफ फेस के अंदर हो तो इस ट्रायंगल को बोलते हैं डेंजर ट्रायंगल ऑफ फेस। इनके यहाँ पर ड्रेन करने वाली वेन है फेशियल वेन, और फेशियल वेन से इन्फेक्शन आ सकता है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन से कैवर्नस साइनस, और कैवर्नस साइनस की इन्फ्लेमेशन होगी तो उसको बोलेंगे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। लेकिन एक कैवर्नस साइनस का इन्फेक्शन दूसरी साइड पे भी फैल सकता है इंटर कैवर्नस साइनसिस के जरिए, इंटर कैवर्नस साइनसिस के जरिए, जो हाइपोफिजियल फोसा की एंटीरियरली और पोस्टीरियरली पड़ी हुई होती है। और अगर कैवर्नस साइनस का थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गया तो वह एब्ड्यूसन नर्व को डैमेज करेगा। एब्ड्यूसन नर्व के साथ साथ तीसरी, चौथी, पांचवीं की पहली और पांचवीं की सेकंड डिवीजन को भी डैमेज कर सकता है। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि जो सेप्टिक थ्रोम्बोसिस हो गई कैवर्नस साइनस की, इसकी वजह से मेनिंजाइटिस भी हो गया। तो ये इफेक्ट हो गए ओक्लूजन ऑफ ड्यूरल वेनस साइनसिस की वजह से। अब है बल्जिंग ऑफ डायफ्राम सिली। डायफ्राम सिली तो पिट्यूटरी ट्यूमर्स होते हैं वो सुपीरियरली एक्सटेंड कर सकते हैं डायफ्राम सिली के अंदर जो अपर्चर होता है। डायफ्राम सिली क्या है, ये ड्यूरा मैटर की फोल्डिंग होती है जो हाइपोफिजियल फोसा की रूफ बनाती है। इसमें एक अपर्चर होता है जिसमें से इन्फेंटिबुलम और हाइपोफिजियल वेन गुजरती है। तो अगर पिट्यूटरी ट्यूमर होता है तो पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से पिट्यूटरी का साइज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, वो ऊपर की तरफ एक्सपैंड करेगा। जब वो डायफ्राम सिली को एक्सपैंड करेगा तो फिर एंडोक्राइन फंक्शंस हमें या तो देर में देखने को मिलेगी या फिर लेट देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जो ट्यूमरस मैस है वो ऊपर की तरफ ऑप्टिक कैज़्मा को प्रेस करेगा, ऑप्टिक कैज़्मा को प्रेस करेगा तो फिर हमें बाई टेम्पोरल हेमिनोप्लिया देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑप्टिक कैज़्मा में नेजल हेमी रेटिना की फाइबर डिकास्टेट करती है। तो बाई टेम्पोरल हेमिनोप्लिया देखने को मिलेगा ऑप्टिक कैज़्मा के रप्चर हो जाने की वजह से या डैमेज हो जाने की वजह से। और ऑप्टिक कैज़्मा क्यों डैमेज होगा, पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से। टेंटोरियल हर्निएशन, टेंटोरियल हर्निएशन में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए टेंटोरियम सेरिब्राई, टेंटोरियम सेरिब्राई हॉरिजॉन्टल फोल्ड है ड्यूरा मैटर का, इसमें टेंटोरियल नोच होती है। टेंटोरियल नोच में से मिड ब्रेन गुजरता है और मिड ब्रेन के साथ जो नर्व्स होती है तीसरी और चौथी क्रेनियल नर्व, ऑक्यूलोमोटर और ट्रोक्लियर, वो भी इसमें से गुजरती हैं। तो अगर स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स जैसे अगर सुप्राटेंटोरियल कंपार्टमेंट के अंदर कोई ट्यूमर होता है तो वो ट्यूमर इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बढ़ा देगा, कंप्रेशन होगी टेम्पोरल लोब की, तो वह एक साइड के टेम्पोरल लोब को हर्निएट करवा देगा टेंटोरियल नोच से। जब टेंटोरियल नोच से हर्निएशन होती है तो फिर इसको बोलते हैं टेंटोरियल हर्निएशन, यानी द हर्निएशन ऑफ टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन थ्रू द टेंटोरियल नोच इनटू इंफ्राटेंटोरियल कंपार्टमेंट इज कॉल्ड टेंटोरियल हर्निएशन। टेंटोरियल हर्निएशन ये होता है कि जो टेम्पोरल लोब है वो टफ टेंटोरियम सेरिब्लाई के मार्जिन की वजह से डैमेज भी हो सकता है और ऑक्यूलोमोटर नर्व की स्ट्रेचिंग भी हो सकती है। तो दो चीज़ें देखने को मिलती है टेंटोरियल हर्निएशन की वजह से। टेंटोरियल दूसरा पहला है टेम्पोरल लोब की लैसिरेशन, दूसरा ऑक्यूलोमोटर नर्व की स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन। अगर ऑक्यूलोमोटर नर्व की डैमेज हो गया तो फिर प्यूपिल की डायलेशन हो जाएगी, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की पैरालिसिस देखने को मिलेगी, सिवाय चौथी और छठी वाले नर्व के। चौथी नर्व ने सप्लाई करना है सुपीरियर ओब्लिक को, छठी वाली ने सप्लाई करना है लैटरल रेक्टस को। बाकी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की पैरालिसिस देखने को मिलती है। तो यह हो गया बेसिक ओवरव्यू।